बेनामी का मतलब हुआ बे शब्द अर्थात बिना और नामी अर्थात नाम के। ऐसी कोई संपत्ति, ध्यान दीजिएगा, ऐसी कोई संपत्ति जहां पे बिना नाम के, ठीक है, बिना नाम के किसी संपत्ति की लेन देन खरीद फरोख्त की प्रक्रियाएं की जाती हैं, उसे हम कहते हैं बेनामी संपत्ति। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति खरीदनी है, ठीक है, किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति खरीदनी है। आमतौर पर देखा जाए तो इसका बहुत ज्यादा प्रयोग लोग करते हैं और इसके प्रयोग के लिए लोग क्या करते हैं, ब्लैक मनी का प्रयोग करते हैं। अब यहां पे देखिए होता क्या है कि मान लीजिए यहां पे कोई व्यक्ति है जिसे यहां पे कोई संपत्ति खरीदनी है। मान लीजिए ए व्यक्ति है, इसे कोई संपत्ति खरीदनी है। इसके पास जो पैसा है खरीदने के लिए वो ब्लैक मनी है, ठीक है, पैसा कौन सा है इसके पास, ब्लैक मनी है। और इस ब्लैक मनी से खरीदना क्या है, जो संपत्ति आप खरीद रहे हैं वो आपको अधिकारिक है। इसके लिए जो भी आप पैसा पे करने वाले हो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको दिखाना पड़ेगा। सरकार को इस पे आपको संपत्ति का टैक्स देना पड़ेगा। और इसके सोर्सेस, क्योंकि संपत्ति है, बड़ी भी संपत्ति हो सकती है, लाखों करोड़ों की संपत्ति हो सकती है, तो कई बार यहां पर ऐसी संपत्ति पे फिर आपको यहां पे सोर्स बताने पड़ेंगे कि पैसा कहां से आपके पास आ रहा है, ठीक है, पैन इत्यादि आपको लग जाएगा। अब यहां पे पैन लगेगा तो फिर आपको यहां पे रिसोर्सेस पता करने पड़ेंगे, भाई आपकी इनकम कितनी क्या है, सारी चीजें आपके पता चल जाएंगी। अब ऐसी स्थिति में अगर कुछ भी शक यहां पे होता है तो जांच शुरू हो जाती है। जांच शुरू हो जाएगी कि भाई कौन व्यक्ति है, कहां से पैसा है, आप रिसोर्सेज बताइए, और नहीं तो आपकी सारी संपत्ति को जब्त किया जाएगा, आपके खिलाफ केस किया जाएंगे। अब लोग इस तरह की कार्रवाई से बचने के लिए करते क्या है कि अपना नाम और पता ऐसी संपत्तियों के लेन देन में प्रयोग नहीं करते, जिसे बोला जाता है बेनामी संपत्तियां। अपना नाम नहीं प्रयोग करते हैं तो कोई संपत्ति खरीदोगे तो नाम तो वहां पे देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रजिस्ट्री होती है ना। कोई संपत्ति आप खरीदने जाओगे तो संपत्ति का वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है और किसी ना किसी के नाम पे तो करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में लोग करते क्या है, अब यहां पे कई अलग अलग प्रोसेस अपनाए जाते हैं जिसमें बेनामी संपत्ति का खेल होता है पूरे मार्केट इंडस्ट्री में। यहां पे लोग करें क्या, मान लीजिए ये संपत्ति खरीदनी थी, खरीदनी ए को है, लेकिन ए अगर यहां पे अपने नाम पे संपत्ति खरीदेगा, इन सारे प्रोसेस के चक्कर में उसे फंसना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, संपत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पे खरीदता है जिसे पे नहीं करना है, ठीक है, खरीदी इसने बी के नाम पे। बी जो होता है एक सफेदपोश आदमी है। सफेदपोश का मतलब जो सभी काम यहां पे आधिकारिक तरीके से कर रहा है, सारी जानकारी, वहां पे कोई ब्लैक मनी जनरेटर उसके पास नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा उसके पास हो सकता है पैसे इत्यादि भी ना हो, और एक आम मिडिल क्लास आदमी भी हो सकता है। तो यहां पर इसके नाम पे क्या होगा, संपत्ति को खरीदी जा रही है। लेकिन समस्या देखिएगा, समस्या क्या है, खरीद रहा है ए, भुगतान भी करेगा ए, लेकिन नाम किसके होगी, बी के। और बी को, सबसे अच्छी बात है, मजेदार बात यह है, यहां पे बी को पता भी नहीं होता, बी को पता ही नहीं है कि उसके नाम पे कोई संपत्ति खरीद ली गई है, वो भी लाखों करोड़ों की खरीदी गई है। और होगा क्या कि मान लीजिए यहां पे कोई जांच शुरू होगी, तो जांच शुरू होगी तो फंसेगा कौन, बी। क्यों, क्योंकि नाम पता एड्रेस जो भी यूज किया गया, इसका यूज किया गया, बी आदमी का यूज किया गया, और यहां पे ए जो है वो बच जाएगा, क्योंकि उसने कोई खरीदना तो है ही नहीं, भुगतान किया है वो भी कैश कर देगा, अपने अकाउंट्स का भी प्रयोग नहीं करेगा, या अकाउंट्स का भी प्रयोग करेगा तो फर्जी अकाउंट, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था शेल कंपनियों वाला, शेल कंपनियों वाला, उसमें भी यहां पे इसका नाम, आप शेल कंपनियों को पकड़ोगे वहां पे फर्जी सारा कुछ होता है, वहां भी ये पकड़ा जाने वाला है नहीं व्यक्ति। तो यहां पे ये अपना खेल कैसे खेलते हैं, इसे ही बोला जाता है बेनामी संपत्तियां। सिंपल सा एक प्रोसेस है, कोई भी संपत्ति खरीदनी है, जिस व्यक्ति को खरीदनी है भुगतान वही करेगा, ठीक है, लेकिन जो खरीदेगा वो दूसरे के नाम पे अर्थात बी के नाम पे होगा। और यदि यहां पे कोई जांच पड़ताल होगी तो वहां पे बी पकड़ा जाएगा और ये यहां पे बच जाता है। और इसी पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है बेनामी पर संपत्तियां, उसकी खरीदारी और इन सारी तरह की चक्रियाएं। अब देखा जाए तो इसमें क्या क्या आपको पता चला बेनामी पर संपत्ति के लेन देन में, ठीक है, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहली चीज, बेनामी पर संपत्ति में 3 तरीके की चीजें आपको देखने को हमेशा मिलती हैं। पहला, लेन देन के लिए जो नाम होगा वो नकली होगा, ठीक है, नाम जो होगा लेन देन के लिए नकली नाम का प्रयोग करते हैं।
पहले तो हमेशा ये काम करते हैं। दूसरा, संपत्ति जिसके नाम पे खरीदी गई होगी, ठीक है, वहां पे उस व्यक्ति को पता नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, संपत्ति के स्वामित्व को लेकर, संपत्ति के स्वामित्व को लेकर जिस व्यक्ति के नाम पे खरीदी है उसे पता नहीं, अर्थात बी को पता नहीं, ए ने खरीदी है उसके नाम पे, लेकिन बी को नहीं पता कि मेरे नाम पे ये संपत्ति खरीदी गई है। और तीसरा जो काम होगा, यहां भुगतान हमेशा कोई और करता है, भुगतान कोई और कर रहा है, ये व्यक्ति नहीं करेगा। जिसके नाम पे संपत्ति होगी उसने भुगतान नहीं किया है, भुगतान हमेशा एक थर्ड आदमी करेगा जिसने वहां पे उस संपत्ति को खरीदा होगा। तो ये तीनों ही चीजें आपको यहां पर होगा, मालिक को पता नहीं उसके नाम पे संपत्ति है, जिसने भुगतान किया है उसका पता नहीं, और साथ ही साथ यहां पे नाम हमेशा नकली प्रयोग किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया को बोला जाएगा बेनामी पर संपत्तियां और उसकी लेन देन की स्थितियां। अब इसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा एक कानून लेकर आया गया। समझ में आ गया सबको? बेनामी पर संपत्तियां समझ में आ गई? क्लियर है आपको क्या होती है बेनामी पर संपत्तियां? कभी भी आपको न्यूज़पेपर में सरकार के द्वारा कभी ना कभी ऐसी चीजों को लेकर कोई ना कोई आता रहता है, कोई न्यूज या आर्टिकल आपके पेपर में देखने को मिल सकती है कि बेनामी पर संपत्तियां यहां पे थी, सरकार ने जब्त किया, ऐसा कुछ। तो बेनामी पर संपत्तियां क्लियर है ना? अब इसको अगर ये टर्म कहीं भी आपको पेपर इत्यादि में यूज करते हुए मिलेगी तो इसका मतलब यही है कि ये पूरा खेल वहां पे खेला गया है और फाइनली यहाँ पे ये पकड़ लिया गया है। अब यहाँ पे जांच पड़ताल उसकी चल रही होगी। अब यहां पे देखिए सरकार ने क्या किया कि अब इस तरह की बेनामी जो परिसंपत्तियां हैं इसकी खरीद फरोख्त के लिए सरकार ने यहां पे रोकने के लिए कुछ कानून लेकर आए। कानूनों में कानून बनाया गया बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 2016। ऑलरेडी एक कानून बनाया गया था 1988 में, लेकिन 2016 में इसमें एक संशोधन कर दिया गया। संशोधन के माध्यम से बेनामी परिसंपत्तियों के लेन देन को यहां पे रोके जाने का प्रयास किया गया। अब इसमें क्या क्या काम किया गया? सबसे पहली चीज कि बेनामी परिसंपत्ति के किसी भी प्रक्रिया में अगर या कोई भी यहाँ पे खेल हो रहा है जिसमें यहाँ पे बेनामी लेन देन यहाँ की गई है तो वहां पे उसकी जांच पड़ताल होगी, ट्रांसफर की गई हो या लाभ पाने वाले व्यक्ति या बेनामीदार जो संपत्तियां हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने इसको परिभाषित किया जिसमें एक शब्द आता है बेनामीदार। संशोधन में बताया गया बेनामीदार कौन होगा। बेनामीदार का क्या मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीदी गई है लेकिन भुगतान नहीं किया उसने, जिस व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीदी गई है लेकिन भुगतान नहीं किया, भुगतान उसने नहीं किया है, उसे बोला जाएगा बेनामीदार। और इसके साथ साथ यहां पर लाभ भी इसको नहीं मिलेगा, संपत्ति जिसकी है उसी के नाम पे, इसको पता भी नहीं होगा, ये सारा बेनामीदार होंगे। इसके अलावा यहां पे सरकार ने कहा कि यदि ऐसी कोई परिसंपत्ति में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको यहां पे दंड और सजा के प्रावधान इसमें किए गए। दंड और सजा के प्रावधान के तौर पे कोई भी जो परिसंपत्ति आपने बेनामी परिसंपत्ति के तौर पे खरीदी है उसका 25% टैक्स जो कि नॉर्मल लगता है उसके साथ साथ 25% आपको और भरना पड़ेगा। इसके अलावा 7 साल की सजा, 7 साल की सजा के भी प्रावधान यहां पर किए गए। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह की किसी गतिविधि में पकड़ा जाता है तो वहां पर उसे संपत्ति का 25% टैक्स के रूप में भरना पड़ेगा और साथ ही साथ उसे 7 साल की यहां पे सजा का भी प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त यहां पे सरकार ने इस प्रकार की प्रक्रियाओं को देखने के लिए, उसकी जांच के लिए यहां पर एक प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की जो कि इस प्रकार की जांच पड़ताल करेगा। प्रशासक की यहां पे नियुक्ति की गई। इसके अलावा अलग से यहां पे अदालतों के गठन की भी बात की गई, विशेष अदालतों के गठन की बात की गई जो इस तरह की मामलों की यहां पे त्वरित सुनवाई करेगा और मामलों को यहां पे तेजी से तेजी यहां पे जल्दी से समाप्त करेगा। तो इस तरीके से कानून को अब इस प्रशासक के द्वारा क्या होगा, संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान होगा, चार्जशीट दायर करना, जांच करना, यह सारा काम यहां पर इस प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा। तो इस तरीके से बेनामीदार संपत्तियों के खरीद और भुगतान की प्रक्रियाओं को इसमें समझाया गया इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से। दंड और सजा की संपत्ति के प्रक्रियाओं को यहां पे और भी कड़ा बनाया गया। प्रशासक को नियुक्त किया गया जो इस प्रकार की संपत्तियों से रिलेटेड केसेस फाइल करेगा, जांच करेगा, पड़ताल करेगा और इसकी सुनवाई के लिए यहां पे विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा ताकि मामलों को जल्दी से जल्दी यहां पे निपटाया जा सके। अब देखा जाए तो एक चीज समझिएगा, बेनामी लेन देन में ये तो कानूनी प्रक्रिया है, इसमें होता कौन है, सम्मिलित कौन लोग होते हैं? यहां पे हर कोई शामिल होता है।
यहां पे सबसे बड़े जो कह सकते हैं कि राजनैतिक स्तर पर देखा जाए तो भी ये व्याप्त है, औद्योगिक स्तर पे या अन्य प्रकार से किसी भी कह सकते हैं अपराधियों के द्वारा, वो भी इसमें व्याप्त है। कई बार जब चुनाव आपका होता है, चुनावों के दौरान आपने देखा होगा कि हलफनामा एक भरा जाता है, एफिडेविट होती है, जो कि यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहा व्यक्ति होता है उसे भरना पड़ता है और अपनी सारी जानकारी देनी पड़ती है। उसके पास क्या संपत्ति है, कितनी वहां पर उसकी इनकम है, कितना उसके पास परिसंपत्तियां उसके पास हैं, गाड़ी इत्यादि क्या है, बैंक में कितना अकाउंट है, और पढ़ाई लिखाई का क्या उसका स्तर है, सारी जानकारी उसे यहाँ पे अपनी देनी पड़ती है। क्योंकि अगर उस एफिडेविट में वहां पे कुछ भी उस गलत भरता है तो उसकी सदस्यता को भी रद्द किया जा सकता है। तो वहां पे देखा जाता है कि कई बार जो प्रतिनिधि होगा चुनाव लड़ने वाला, उससे ज्यादा जो संपत्तियां होती हैं उसके घर वालों के साथ पास होती हैं, जबकि उसके घर वाले घर में रह के काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा संपत्ति होती है बजाय इस व्यक्ति के। तो वहां पर बेसिकली होता क्या है, लेकिन क्योंकि यहां पे वो जानबूझकर दूसरे के नाम पे खरीदते हैं, ठीक है, दूसरों के नाम पे खरीदते हैं, अपने परिवार वालों के नाम पे खरीदते हैं, ताकि खुद को जनता के एक सर्कल दिखाएं कि हमारे पास बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो गए हैं, हमने 5 साल आप लोगों का काम किया है, ना कि यहाँ पे धन इकट्ठा किया है, ठीक है। लेकिन करते वो यही है, वहां पे अच्छी खासी इनकम ऐसे ही जनरेट करते हैं, और वहां पे जो कि रिसोर्सेज अगर चेक किए जाएं इन लोगों के, और रिसोर्सेज आपको ब्लैक मनी के ही होते हैं। लेकिन बाकी बात वही हो गई कि इनको पकड़े तो पकड़े कौन, सब वही हैं, सब दूध के धुले बन जाते हैं, और प्रक्रियाएं वहां पे ऐसे ही चलती रहती हैं। तो यहां पर इसी के लिए आप बीच बीच में देखते होंगे कि राजनेताओं के विरुद्ध कहीं ईडी का छापा पड़ रहा है, कहीं आपका इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, कहीं आपका सीबीआई पीछे पड़ गई है। तो यही सब चलती हैं, वो एक दूसरे को ही वहां पे दबाने का काम करते हैं अपना काम निकलवाने के लिए, नहीं तो बाकी सारा काम वो सब यही कर रहे होते हैं। ये राजनेताओं का एग्जाम्पल है, बाकी ऐसा काम हर कोई कर रहा है। अब किसी को पकड़ने के लिए, बाकी लोगों को पकड़ने के लिए यहां पे बेनामी लेन देन संशोधन लेकर आया गया है, लेकिन इसमें जो बहुत सफेद पोस्ट लोग शामिल हैं उनको यहां पर इससे छूटी एक तरीके से रहती है। सारा कानून जो प्रक्रिया है वो अपनी तरफ पे हर किसी पे यहां पे लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं, जितना हमें यहाँ पे समझना था सबका क्लियर हो गया। अब इनको हम पॉइंट आउट कर लेते हैं ताकि बहुत ज्यादा ना हो जाए। तो पहले इन दोनों चीजों को, ब्लैक मनी से रिलेटेड कंटेंट और बेनामी लेन देन का टॉपिक यहां पर आपको पहले लिख लिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे आपको हेडिंग डालिएगा ब्लैक मनी को लेकर, ब्लैक मनी या काला धन। इसमें लिखिएगा